राजनेताओं की अगली पीढ़ी अभी से ही तैयार हो गई है। हमारे साथ इस वक्त इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं ये सारे युवा नेता, जो कि है तो अलग अलग आइडियोलॉजी से, पर काफी उम्मीद इन सब पर होगी, क्योंकि आगे हमारे देश में किस तरह की राजनीति होगी इसका फैसला ये ही करेंगे। पहले सब आपका परिचय करा दे। शुभ रास्ता इंडिया फाउंडेशन से हैं ये। कन्हैया कुमार जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। शहला रशीद, ये भी एक्टिवली पॉलिटिक्स में रही हैं, बताती नहीं है कि किस उनकी आइडियोलॉजी किसी पार्टी की है या सिर्फ एक वो लेफ्टेड आइडियोलॉजी है, पर ये भी जेएनयू से हैं, जाना माना चेहरा है। हार्दिक पटेल को भी आप जानते हैं, आंदोलनकारी हैं, गुजरात चुनाव में बहुत वोकली इन्होंने कैंपेन भी किया था। और हमारे साथ है रोहित चहल, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के हेड हैं। सबसे पहले सवाल ये पूछते हैं आपसे हार्दिक, क्योंकि जब नई तरह की राजनीति की बात होती है, लोग पूछते हैं आप जब एक युवा नेता जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करने लगे तो हमें कैसे लगेगा कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम 2018 में 10 साल पीछे जाकर के पुराने इश्यूज की बात कर रहे हैं। कौन से पुराने इश्यूज? अभी करंट इश्यूज जो है उसी के बारे में हम बात करते हैं। 24 साल की उम्र है मेरी, समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ मेरा विजन क्या हो सकता है, उसको भी एक तैयार कर रहा हूँ। और मुझे भरोसा है कि मैं कुछ अच्छा करने में आगे बढ़ूंगा। जो लोगों ने मुझ पर अपेक्षाएं रखी है उस अपेक्षा पर मैं खरा उतरूंगा। नहीं, सवाल आपसे दूसरा था। सवाल आपसे ये था कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन, एक मेरिटोक्रेसी की अब बात हो रही है। हाँ, हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं, नौकरियों की कमी है और सबको मेरिट के बेसिस पर ही मिलना चाहिए। जब ऐसी सोच युवाओं में आ रही है, आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मैं तो बाबा साहब आम्बेडकर का जो संविधान है उसी के आधार पर चलना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर सब लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। गुजरात के अंदर पटेल समुदाय जिस तरह से पिछले 10-15 सालों से परेशान हो रहा है, हमें ये लगता है कि अगर हमारे समुदाय को रिजर्वेशन मिलेगा तो बिल्कुल हमारे समुदाय के अंदर जो भी छोटी मोटी परेशानी उसको सॉल्व हो सकती है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें चावल लेने के लिए रिजर्वेशन दो, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें कैरोसिन लेने के लिए रिजर्वेशन दो। हमने कहा हमें अच्छी शिक्षा चाहिए इसलिए रिजर्वेशन दो, हमें रोजगार चाहिए इसलिए रिजर्वेशन दो। हमारा किसान जो हमारे परिवार से लोगों बहुत परेशान है किसानी में, उसके लिए हम मांग रहे। कभी हमने ये नहीं कहा किसी का छीन कर हमें दो। नहीं, पर वो तो हो गए ना, रिसोर्सेस तो उतने ही हैं। अगर एक अगड़ी जाति, अगर डेवलप्ड लोग जो कि प्रॉस्परस है गुजरात में, अगर वो भी रिजर्वेशन चाहेंगे तो किसी के तो हक का जाएगा ही ना। और आप इनको सपोर्ट करती हैं। देखिए, मैं एक दूसरी बात कहना चाहती हूँ। जब बात कर लीजिए, मैं उसी पे आऊंगी, मैं एकदम उस पे आऊंगी। सबसे पहले जब भी कोई समुदाय या जब भी कोई जाति या जब भी कोई वर्ग जो है अपने लिए शिक्षा की मांग कर रहा है, शिक्षा की मांग अलग है, रिजर्वेशन की मांग अलग है। शिक्षा सबका अधिकार है जी, रिजर्वेशन सबका अधिकार है। देखिए, मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करती हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आरक्षण वगैरह का सबका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग जो है उसके लिए लड़ते हैं कि ठीक से हो, जब होता भी नहीं है। कितनी सीटें हैं वहाँ पे? 8000। देश में कितने युवा हैं? लाखों करोड़ों हैं। सबके लिए क्या सीट्स अवेलेबल हैं, ये प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा है। सिर्फ ये होता है कि अरे तुम रिजर्वेशन मांग रहे हो, तुम जनरल में से खा रहे हो, तुम इसमें से खा रहे हो। नहीं, जो सरकार है, अभी की सरकार, पिछली सरकार, मैं एकदम पिछली सरकार को इसमें क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, शिक्षा का विस्तार नहीं हो रहा है। नए तो कह रहे हैं शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, वैलिड पॉइंट, पर रिजर्वेशन हर किसी को मांगना गलत है। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि रिजर्वेशन हर किसी को मांगना गलत है। रिजर्वेशन है उस पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। जब पिछली कांग्रेस की सरकार ने जाटों को रिजर्वेशन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट रूल करे। करेक्ट। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक आंदोलन चला के जहां पे गोलियां चलती हैं, उस तरीके से रिजर्वेशन मांगना सही नहीं है। देखिए, गोलियां तो सरकार चलाती है, उस पर नहीं जाते हैं। अभी गोलियां तो हम लोग थोड़ी चलाते हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ। अगर आप कह रही हैं या अगर जो है लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन मतलब जो है वो सोल्यूशन नहीं है, वो समाधान, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपकी राजनीति फिर आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, ये बहुत जो है ये झगड़ा करके जो है इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं। हम लोगों को साथ में मिलकर इश्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आरक्षण समाधान नहीं है तो क्या है? जी, पद्मजा जी, 2-3 चीजें हैं। देखिए, प्रोफेशनल एजिटेटर्स युवा नेतृत्व नहीं कर सकता। हम लोगों को विजनरी लीडरशिप चाहिए। वो युवा चाहिए जिसने अम्बेडकर को भी पढ़ा हो और दक्षिणी वेलायुधन को भी उतनी ही गहराई से पढ़ा हो, जिन्होंने पुरजोर विरोध किया रिजर्वेशन का। और वो तब किया जब वो दलित महिला थी और पार्लियामेंट में पहली दलित महिला थी जिन्होंने संविधान लिखने में अपना योगदान दिया। तो ये जो लोग अभी आकर के मुद्दों को हाईजैक करके इसको दलित वर्सेस एंटी दलित वगैरह वाले जो आंदोलन होते हैं वो करना चाहते हैं,
उन लोगों से एक इंडिपेंडेंट युवा होने के नाते मैं करबद्ध और कटिबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि वो कृपया जाकर संविधान पढ़ें, संविधान किस तरह से बना वो पढ़ें, और केवल कांग्रेस ने जो जिन संविधान के मुद्दों को उठाकर कोर्स में डाला है, केवल वहां से प्रोफेशनली एजिटेट ना करें। प्रोफेशनल एजिटेशन, सबसे पहली बात तो ये, जब आप ओपन कर रही थी फेसबुक लाइव तो आपने कहा कि ये राजनेता हैं, ये तय करेंगे कि देश आगे कैसे चलेगा। ना हम राजनेता हैं, ना हम तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी कि देश कैसा होगा। आप सवाल पूछ रहे हैं रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन को लेकर के एक गलत धारणा, आपको जो चुनेगा फैसला तो आप ही करेंगे ना कि राजनीति कैसी होगी। नहीं, तो जो जनता चुनेगी उसके आधार पे तय करेंगे ना कि क्या डिसीजन होगा। लोकतंत्र की बेसिक चीज यही है कि आज राजनेता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। आज एक मंत्री साहब भी राजनेता बोल करके गए यहाँ पे, हम राज कर रहे हैं, जबकि बार बार प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि नहीं, हम लोग जनता के सेवक हैं, राजसेवक हैं। हाँ हमारे साथ बात। हाँ, हम तो राजसेवक भी अभी नहीं बने हैं, हम तो विद्यार्थी हैं महज। और आपने एक सवाल पूछा है कि रिजर्वेशन को लेकर के, उसको लेकर के एक देखिए गलत धारणा फैलाई गई है। मैं दूसरी जगह से शुरू करता हूँ, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है मैं वहां से शुरू करता हूँ, और उनको कैसे रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। धीरू भाई अंबानी का नाम आप लोग सुने होंगे, उनका बेटा मुकेश अंबानी है, उसको रिजर्वेशन है कि नहीं है कि उसके बाप के सारे धन दौलत का वो मालिक हो जाएगा बिना किसी मेरिट का। वो मेरिट वाली बात जो है, अब देखिए आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर किसी का फैमिली वेल्थ है वो तो छीन करके बांट नहीं देंगे ना लोगों में, पर जो नेशनल रिसोर्सेज हैं वो अलग है। मतलब मेरिट नहीं है ना पद्मजा जी, आपकी तरह उसके पास मेरिट नहीं है ना, वो स्ट्रगल करके तो नहीं जर्नलिस्ट बना है ना। जो इंडिया टुडे का मालिक है वो कैसे मालिक बना है, उसके पास कोई मेरिट है क्या? कहाँ है मेरिट? वहाँ पे मेरिट का लॉजिक वहाँ पे कहाँ चला जाता है? हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन जब आप बोलते हैं उसको लेकर के एक नेगेटिव कोनोटेशन होता है, एक जो है नकारात्मक धारणा लोगों के मन में चली जाती है। हम अवसर की बात कर रहे हैं, अवसर की समानता, बराबरी की बात। उसमें जब हम महिला की बात करेंगे तो दोनों को अधिकार मिलेगा, भले कि आइडियोलॉजिकल एक दूसरे के खिलाफ हैं। अवसर की समानता की बात संविधान में की गई है क्योंकि समतामूलक समाज का निर्माण करना है। अवसर की समानता तो नहीं होगी ना जब किसी को रिजर्वेशन मिल जाएगा। होगी ना, होगी, कैसे होगी सो मैं बताता हूँ ना। बात ये नहीं है कि कोई तेज रफ्तार से जाने वाली गाड़ी का टायर पंक्चर कर देना है। जो गाड़ी स्लो चल रही है ना, उसमें 2 स्ट्रोक की जगह है 4 स्ट्रोक इंजन लगा करके उसका एवरेज बढ़ाना है और उसकी स्पीड बढ़ानी है। ये नेगेटिव धारणा क्यों लोगों के बीच में डाल दी जाती है? ताकि देश को विखंडित कर दिया जाए। देश को विखंडित नहीं करना है, देश को जोड़ना है। और देश कैसे जुड़ेगा? जैसे आप हमको देखिए, मैं ऊपर से नीचे तक खड़ा हूं, मैं कुरूप हूं या सुंदर हूं, मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन मेरा नाक और कान जो है वो मेरे चेहरे के हिसाब से संतुलन में है। मेरी नाक बहुत लंबी हो जाए, क्या ये स्वस्थ होने की निशानी है? समाज का एक तबका यदि बहुत आगे बढ़ गया है और बाकी तबका बहुत पीछे छूट गया है, यह स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है। अच्छा, क्विक रिबटल शुभ्रास्ता और फिर मैं बाकी नहीं, मैं रिबटल नहीं, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कन्हैया जी से कि जब ये बहुत अच्छी लच्छेदार रेटरिक में बात करते हैं, जो अच्छा भी लगता है, युवाओं को ऐसा बोलना चाहिए, बट क्लैरिटी कहाँ है? ये क्या कह रहे हैं कि ये धर्म और जाति की और जेंडर की के बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए, या उन वंचितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जिसकी बात संघ भी करता है? इकोनॉमिक रिजर्वेशन। वंचित की जहां तक ये बात की है, तो वंचित भी अलग अलग आधार पे होते हैं। कुछ रीजन के आधार पे होते हैं, कुछ कल्चर के आधार पे होते हैं, कुछ कास्ट के आधार पे होते हैं, कुछ जेंडर के आधार पे होती हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है वंचित का परिभाषा गढ़ा जाता है। बराबरी की समानता यदि हमको देना है तो ऐसा नहीं कि इस देश में इकोनॉमिक आधार पे जो है वो जो है लोगों को अवसर देने की कोशिश नहीं की गई है। आप समझाइए, आप एक बार समझाइए मेरे को जस्ट क्लैरिटी के लिए। आप यही कह रहे हैं ना कि इकोनॉमिकल आपका जो स्टेटस है उसके हिसाब से रिजर्वेशन का आप समर्थन करते हैं। हाँ, कुछ लोग पिछड़े हैं, पर सिर्फ पिछड़ों को ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से फिर आप मांगने लगे। देखिए, इस बात को ना मैं कह रहा हूं बार बार कि इसको लेकर के भ्रम फैलाया गया है इस देश। सवाल का तो जवाब दीजिए, किस बिना पर मिलना? सवाल, मैं बिना की बात कर रहा हूं। इस देश में शारीरिक जो दक्षता है, ठीक है, जैसे डिफरेंटली एबल या पर्सन विद डिसेबिलिटी, वहां शरीर के आधार पर रिजर्वेशन है। जब लोगों को बीपीएल कार्ड बांटा जाता है वहां पे इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन है। जब लोगों के एडमिशन के लिए, एजुकेशन के लिए, अवसर की समानता के लिए कास्ट बेसिस रिजर्वेशन दिया जाता है, वहां कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन है। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं। क्यों है वो रिजर्वेशन? अगला सुनिए ना। मस्जिद का मुल्ला जो है कोई पंडित नहीं हो सकता है, और मंदिर का पुजारी जो है ना कोई मुल्ला नहीं हो सकता है। वहाँ धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है, वहाँ धर्म के आधार पर रिजर्वेशन। मेरी बात सुनिए,
मस्जिद ऐसा मत कहिए, गलत जानकारी मत दीजिए। मंदिर का जो पुजारी है वो भी मुसलमान बन के उसने भी पूजा की है, और इसलिए ऐसे उदाहरण मत दीजिए। देखिए जहां बात, देखिए विषय को आप देखिए, हाँ बिल्कुल असमानता खत्म होनी चाहिए। खत्म करने के लिए, इस असमानता को खत्म करने के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। और अवसर की समानता की बात करना, जैसे हार्दिक कह रहे हैं कि पटेलों को गुजरात में अवसर की समानता नहीं मिली है। क्या आपने देखा है गुजरात में जो पटेल हैं उनका इकोनॉमिकल क्या स्टेटस है, वो कहां तक पहुंचे हैं, राजनीति में या सत्ता में उनका कितना अधिकार हुआ है अभी तक? उसके बावजूद आप मानते हैं कि हार्दिक पटेल की ये बात सच है कि वो पिछड़े हुए हैं? देखिए, मैं पद्मजा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। पहले तो दो इश्यूज को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक आपका इशू है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट यानी गरीबी हटाना, वो एक इशू है। दूसरा इशू है डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति के आधार पे जो भेदभाव होता है। ठीक है, एक सेकंड, दो इश्यूज को हम लोग कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। जब जो पिछड़े तबके होते हैं वो जायज डिमांड है नाजायज डिमांड है, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। नहीं, एक सेकंड मुझे फिनिश करने दीजिए। लेकिन जब कोई पिछड़ा तबका ये बात करता है कि भैया हम लोगों को अभी सेंस ऑफ जस्टिस नहीं लग रहा है, हम लोगों को नहीं लग रहा है हमारे साथ ठीक हो रहा है, तो हम लोग तुरंत ये नहीं कह सकते ओ लोग देश में गरीब हैं। देश के गरीबों की आप बात कीजिए, लेकिन बिना उनको एक दूसरे से टकराए हुए। देश में अगर आपको गरीबी हटानी है तो आपको समाजवाद लाना पड़ेगा। अगर आपको भेदभाव हटाना है उसके लिए या तो रिजर्वेशन आपको लाना पड़ेगा, और अगर रिजर्वेशन नहीं तो कुछ और। ये दो इश्यूज को जानबूझ के गरीब को गरीब से लड़ाया जाता है। अभी टाटा इंस्टीट्यूट में आप इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात करिए, टाटा इंस्टीट्यूट में जो SC ST OBC स्टूडेंट है, देखिए मैं कोई फेरी टेल नहीं बोल रही हूँ, साइंटिफिक तरीके से हम लोग बात करते हैं। जो पुअर जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का बल्क अगर आप देखें वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? SC ST OBC आदिवासी मुस्लिम, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट के छात्र अभी लड़ रहे हैं, जो SC ST OBC स्टूडेंट्स हैं उनको जो है फीस में कंसेशन मिलता था, वो कंसेशन वापस लिया जा रहा है, ले रही है इनकी सरकार। रिजर्वेशन पे हम लोग नहीं, रिजर्वेशन पे ये लोग स्टैंड क्लियर करें, अपना इनका क्या है? देखिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिन जातियों को बहुत समय से दबाया गया उन जातियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि रिजर्वेशन किस आधार पर मिलना चाहिए। आज जिस आधार पर हार्दिक जी मांग रहे हैं, देखिए रिजर्वेशन का पैमाना क्या होगा ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। आज देश के अंदर जो शोषित हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमें मैं अगर सही समझ रही हूं, आप इत्तेफाक रखते हैं उस बात से जो कि कन्हैया और शहला कह रहे हैं, पर हार्दिक से नहीं। देखिए मैं किसी से भी नहीं, मैं मानता हूं जो जातियों को दबाया गया है, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, लेकिन जो जाति के नाम पे अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वो बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएंगी। अब जैसे कि देखिए आप सबके सामने है, देश के अंदर जाति के नाम पर सिर्फ देश को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पे, धर्म के नाम तो कह रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी की वो बात उठा रहे हैं, उनकी आवाज। देखिए कम्युनिटी के कितनी आवाज उठा रहे हैं वो जनता ने और कम्युनिटी ने इनको जवाब दिया है। आज भी जो कम्युनिटी के लोग हैं आज वो किसके साथ खड़े हैं और विकास चाहता है। देश का युवा जो है वो जाति के नाम पर वोट नहीं देना चाहता। हमने तो एक ही बात कही है कि पिछले 2.5 साल से हम आंदोलन चला रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इनकी मांग जायज है या नहीं जायज, तो OBC मंडल कमीशन के आधार पर पटेल समाज का सर्वे करवाना चाहिए, उस पर सब कुछ तय होगा। हमने बार बार कहा कि अगर हम कहते कि हमें आरक्षण चाहिए और आप कहते कि नहीं आप समृद्ध है, चलो कोई बात नहीं, आप सर्वे करवा लो, एक अच्छी समिति बनाओ, कमेटी बनाओ और उसका सर्वे कर। देखिए कमेटी अपना काम कर रही है। कमेटी मैं वही तो कहा, एक मिनट देखिए जो कमेटी की बात, एक मिनट रुक तो जाइए, एक मिनट रुकिए तो सही, हार्दिक जी बोलने तो दीजिए। देखिए जो कमेटी की बात है, सरकार यही काम कर रही है कि भैया जिसके साथ अन्याय हुआ उसको आरक्षण मिले। कौन सी कमेटी? एक मिनट हार्दिक जी सुनिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है हार्दिक भाई कि आप अपने आंदोलन को क्यों किसी के हाथों बेच देते हैं। पटेल समाज का जो युवा है, मुद्दा रिजर्वेशन का और आप बेचने की बात पर आ गए। तो आप जो देखिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन आप किसके लिए वो कर रहे हैं? किसके लिए? राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं? अरे मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरी बहन के लिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। राहुल गांधी की गोद में जाके नहीं बैठते आप? कहाँ पर मैं बैठा? अरे आप ताज होटल के अंदर क्या था? देखिए ताज होटल के अंदर आप जाके मीटिंग कर रहे हैं उनके साथ। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है, आपके पास मेरी बात का जवाब। मैंने आपकी बात का सारी बात का जवाब। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है
कि आज देश को जाति के नाम पर आप और भ्रमित आप करना धर्म छोड़ के दिया। नाम पर तोड़ो, कम्युनिस्ट जो हम करते रहे हम कर वो रहे नहीं हैं। करना चाहिए। अरे मैं कम्युनिस्ट हुई नहीं तो मेरे बाद आप कम्युनिस्ट की इनकी- बात ही अरे मत भैया, करो। समय समय पर आप देखो अरे आपको मैं तय ये करना नहीं कहूंगा पड़ेगा। कि मैं राष्ट्रवादी मैं हनुमान जी जैसा नहीं कि शरीर चीर कर दिखाऊं कि मेरे दिल के अंदर भारत माता की फोटो, ये तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं इतना अरे कह हमको- सकता हमने कब हूँ आपकी राष्ट्रवाद मेरी में, बात लेकिन तो आप वामपंथी नहीं, आप लोग लोग आप सर्टिफिकेट राहुल बांट गांधी रहे हैं। जी के आजकल साथ- आपने एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रखी है ना, ये राष्ट्रवादी, ये देशद्रोही, ये धर्म के नाम पर लड़ रहा है। आप खुद अरे लड़ो तो आपके- अच्छी बात है, देखिए, अगर हम आपके कुछ साथ- करें आपकी तो तरह गलत भैया है। हम आपकी तरह कम से कम राहुल गांधी जी गुपचुप मीटिंग नहीं कर रहे हैं। आप नहीं, देखिए, 2 मिनट आप मैं समाज नहीं, के 2 युवा को, मिनट पटेल समाज के युवा को कम दो, से कम मैं ये तो इसका बता जवाब दीजिए देना इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास, वो भी बेचारे कुछ कर लेंगे। हमें युवाओं को बता मैं दीजिए राहुल इतना पैसा गांधी कहाँ से आ गया आपके मैं पास। राहुल गांधी से गुपचुप मीटिंग करूं, वो आतंकवादी नहीं है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के राष्ट्रपति वड़ा प्रधान से अरे मिलने आप जाते ये बताइए हैं इतना तो पैसा वो बड़ी कहाँ से बात आ रहा है नहीं भैया, आप ये बताइए इतना पैसा कहाँ से आ रहा है आपके नहीं, पास। आपने उस दिया पैसे है, की बात आपने करिए। दिया तो मैं आपको देखिए, हिसाब मैं तो देता। अरे आपका वीडियो आता है, आपने पैसों की बात क्यों करते हैं? ये नरेंद्र मोदी कहाँ से पैसा लाता है? ये नरेंद्र मोदी साहब है जो ये नीरव मोदी साहब भाग गए दावोस में, क्या करे, ये सारा मुद्दे की बात करो, मेरे पैसे की बात मत करो। अच्छा, एक सेकंड, अब हम आपकी जेब से ऐसी बात करते बताना हो। पड़ेगा। देखिए, अब हम कोई पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे यहाँ पर। एक सिंपल सवाल जो डिस्टिल आप क्या करते हो? आपकी बहन की देखिए, शादी मैं तो कब एक ही हुई? बात कह रहा आपकी हूं, आपका आपको बताना आपका पड़ेगा। पप्पा नहीं, परिवार की बात नहीं की जाएगी, प्लीज, परिवार की बात नहीं होगी। एक सवाल आपसे साफ साफ पूछना चाहती हूँ। आप पर आरोप ये लगा है कि कम से कम कन्हैया कुमार और शैला रशीद अपनी आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आपने आइडियोलॉजी का और अपनी कम्युनिटी का सहारा लेकर के किसी और पार्टी का मुखौटा बने। मैं कहाँ चुनाव लड़ा हूँ? मैं किस पार्टी का सदस्य हूँ? मैंने आपने समर्थन तो दिया था ओपनली। तो कर रहे हैं ना, क्या आप समर्थन कांग्रेस का किया? क्यों समर्थन मैंने कर क्या? रहे हैं? अरे बिल्कुल करोगे। भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोध कर रहा हूँ। अगर आप विपक्ष कांग्रेस में का बैठी समर्थन कर रहे हैं ना? विपक्ष में बैठी अरे कोई भी पार्टी, आप विरोध अरे करिए पहले ना। सुनने की हिम्मत तो रखो देखिए, यार। विरोध करिए, ऐसा लेकिन क्यों आप- कर रहे हो? मैं जो ओरिजिनल हरियाणा का जाटिया नहीं करता, सुनता है पूरी देखिए, तरह मैं से। तो आप भैया तो सुनता बीच हूं में ना। ही घुस रहे हो, नहीं, बीच में देखिए, घुस रहे हो। देखिए, सुनो तो सही। देखिए, बहुत आपको मेरे सुनना दोस्त हैं हरियाणा पड़ेगा। में जाट, जो एक बार बोलते तो सुनते और जवाब बड़े दादागिरी से देते, लेकिन आप तो बीच में ही घुस रहे हो। बीच में ऐसे मत करो, प्यार से सुनो। देखो, हमने ये कहा कि हमने कांग्रेस के साथ नहीं गए, हम कांग्रेस के मंच पर नहीं गए। अगर हम किसी भी सत्ता का विरोध करते हैं, अगर विपक्ष हमें उनसे अच्छी कोई फॉर्मूला देता है कि आपके समाज को हम ये कर सकते हैं, तो उसमें गलत क्या है? तो डील मेकिंग हो गई ना, निष्पक्ष कहाँ रहे? क्यों नहीं? तो फिर आप भारतीय यही तो जनता बात कर पार्टी रहे हैं कर आप। सकती है आप ना। डील कर रहे हैं ना भारतीय कांग्रेस के जन- साथ। आप आंदोलन को बेचे ना, यही तो बात हम कह रहे हैं। जो आपको यही तो बताना पड़ेगा, आप कांग्रेस के साथ ऐसी गुपचुप बैठकें क्यों कर रहे हैं? तो आप- आपके- आप खुले बात करके आप किसी को समर्थन नहीं आपके देते। राष्ट्र- जनता को तय करने देते, युवाओं को तय करने देते। जवाब तो देने संबित पात्रा बनेंगे दूसरे, अच्छी बात है, चलो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर यही बात हमसे करती तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं थी ना। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 साल से गुजरात के अंदर सत्ता में, 2.5 साल से हमारा आंदोलन चल रहा है, स्टेट और सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट है, अगर आप हमें कांग्रेस के पास नहीं जाना देना चाहते तो आप हमारे जो जनता को तय करने देते ना। मेरे एक हार्दिक भाई, सेकंड, ये यही तो पूरा मैं कह रहा हूं। कांग्रेस पे हो गया। देखिए, मैं आप जो ये बार बार कांग्रेस पे ला रहे हैं, ये डाइवर्शनरी टैक्टिक है। क्या राहुल गांधी जो है वो टेररिस्ट है? क्या कांग्रेस बैंड आप पार्टी लोगों के साथ है? बैठते हैं। भैया एक सेकंड, भैया एक सेकंड सुन, भैया सुन लो, बीच में मत बोलो ना, मेरी बात सुन लो, सुनो ना मेरी। अगर वो टेररिस्ट है तो जाके अरेस्ट करो। आपकी सरकार अरेस्ट नहीं कर रही है। मतलब आप अरे भैया, देश को कौन तोड़ रहा है ये सब लोग जानते हैं। आप पहले योगी आदित्यनाथ का आपने जवाब नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ को 4 ब्लास्ट का पता था, सुनील जोशी उनसे मिले थे। साइलेंस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अपना सवाल या फिर ऑब्जर्वेशन बताइए, नो इंटरप्शन। बोलने दे तो मैं बोलूंगी, नहीं तो मेरे पास भी बहुत है काउंटर अटैक करने के लिए। अगर कांग्रेस बैंड पार्टी नहीं है, अगर राहुल गांधी टेररिस्ट नहीं है, और अगर है तो फिर अरेस्ट करो, फिर ये बकवास नहीं चलेगा। सवाल अलग था, आप अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे थे या कांग्रेस के लिए लड़ रहे थे? मैम एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। पॉलिटिक्स कैसे होती है? बीजेपी जो है, जहां पे कांग्रेस की सरकार बनी होती है, मेघालय में, गोवा में, अरे भैया एक सेकंड रुक जाओ, गोवा, मेघालय, मणिपुर में, ओह रुक जाओ, बोले तो बोले, ओह बीच में नहीं, नो, आई विल नॉट लेट यू इंटरप्ट। बीच में नहीं, एकदम बीच में नहीं। आप जहां कांग्रेस की जहां पे सरकार बनती है, जहां पे कांग्रेस चुनाव जीतता है, आप जाके उनके एमएलए को खरीद कर जो है सरकार बना लेते हो और फिर बोलते हो कि राहुल गांधी से क्यों मिले। आप जाकर के बिहार में सरकार तोड़ते हो नीतीश कुमार की, और वहां पे कहते हो कि फिर बाकी लोग राहुल गांधी से क्यों। जो आप लोग कांग्रेस के लोगों को टिकट दो, आप कांग्रेस के जीते हुए एमएलए को, आप कांग्रेस के जीते हुए एमएलए को मिनिस्ट्री देते हो और इनसे पूछते हो राहुल। शैला तो एक
ओके ओके, अरे भाई, माइक नहीं है आपके पास। एक सेकंड शुभ, एक सेकंड शैला, आपने कांग्रेस के स्पोकपर्सन बन गए आप। भैया कांग्रेस यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, टाइम आउट, साइलेंस। शुभ रास्ता आपको रिस्पॉन्ड करेंगी नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ है उसके बारे में, जो आपका इल्जाम। देखिए डर्टी पॉलिटिक्स आपने भी की है, और अगर आप इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जैसे कि खरीद फरोख्त का आप पे इल्जाम लग रहा है, तो फिर आप किसी और पर उंगली नहीं उठा सकते। तो क्या हुआ अगर हार्दिक पटेल जाके राहुल गांधी? ये सवाल है या स्टेटमेंट है आपका? ये सवाल है। हाँ, थैंक यू पद्मजा। सी द थिंग इज, शहला राशिद जी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, डेटा की थोड़ी जानकारी होगी, ऐसा मैं मान के चलती हूँ कि 4 साल खूब पढ़ा होगा इन्होंने कंप्यूटर साइंस। दूसरी चीज मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि चूंकि जेएनयू में राजनीति कर रही हैं, तो वहां पे जो ग्राउंड पे जर्नलिस्ट हैं उनकी भी ओपिनियंस पढ़ती होंगी। पेट्रिशिया मुखिम इज अ पद्मश्री अवार्डी, शी इज अ जर्नलिस्ट, अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट. What did she post on her Facebook? She very categorically said the 21 MLAs that the Congress party got because they had pumped in lot of money. So तो वो उन्होंने जो अपना पोस्ट डाला फेसबुक पे, उन्होंने बड़ी क्लियरली ये चीज कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 21 एमएलए जो उनके जीते हैं इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद, वो केवल इसलिए जीते क्योंकि पैसा बहुत यूज किया गया। मैं ग्राउंड पे थी, पर इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे पास तथ्य और डेटा नहीं है, मैं और लोगों की तरह इल्जाम नहीं लगाऊंगी। लेकिन रही बात रिजल्ट डेटा की, जहां पे मैं डेटा की बात करती हूँ, जो मैंडेट मेघालय में था वो एंटी कांग्रेस था, जो मैंडेट मणिपुर में था वो एंटी कांग्रेस था। अब ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो बीजेपी के साथ आकर क्यों जुड़ी? वो सारी रीजनल पार्टीज को बीजेपी में ऐसा क्या सीक्रेट नेशनलिस्ट रेसिपी दिखा कि वो आकर जुड़ती हैं? ये बात, इस बात का की विवेचना वैचारिक रूप से होनी चाहिए। ये जो आरोप प्रत्यारोप करेंगी, वो 4 इंस्टेंसेस देंगी तो मैं 5 गिनवाऊंगी। मैं फिर इनको ये भी कहूंगी कि मिजोरम में चर्च खुलेआम कहता है पद्मजा जी, एंड यू कैन सेंड योर रिपोर्टर्स, अभी तो टाइम है वहां पे इलेक्शंस होने में। वो ये तक लिस्ट बना करके चर्च देती है कांग्रेस को कि ये इन आप लोगों को खड़ा कीजिए चुनाव में। तो ये जो सिलेक्टिव तरीके से जो कुछ छात्र नेता करते हैं, कुछ की मैं बात कर रही हूँ, मैं कन्हैया जी, हार्दिक जी, सबको एक तरफ मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ छात्र नेता जो करते हैं उससे हमें बचना होगा। दूसरी चीज, जब भी डिस्कशन हो रहा था तो बार बार बात हो रही थी बांटने और उसकी हो रही थी। देखिए, वंचित वर्ग को आप बांट, 2 ऑप्शंस हैं आज युवा लोगों के सामने और न्यू इंडिया में, कि क्या हम वंचितों को कास्ट बेसिस के रूप में वंचित देखें या इकोनॉमिक बेसिस पे वंचित देखें, क्योंकि कास्ट के नाम पे जो राजनीति हुई है और जिस तरह से सर कटे हैं वो हम जानते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर भी जो हुआ है वो भी हम जानते हैं, हिंदू कल्चर नहीं, हिंदू धर्म के नाम पर जो हुआ है वो भी बीजेपी के खिलाफ है। किस मामले में बीजेपी के खिलाफ? वंचितों को इकोनॉमिक और सामाजिक आधार पे जो देखने की बात है, इकोनॉमिक और जाति के आधार पे, मैं संघ के साथ हूँ। हाँ, मतलब संघ कहता है, ऐसा ही कहता है। मतलब आप लोगों ने नहीं, आप जिन्होंने पोजीशन क्लियर कर दीजिए, जिन्होंने, मैं बिल्कुल सवाल ये कह रही हैं कि वंचितों का जो मूल्यांकन है वो इकोनॉमी के आधार पे होना चाहिए। भाजपा ऐसा नहीं कहती है, अभी रोहित जी भी ऐसा बोले हैं, तो क्या आप इसके खिलाफ हैं? जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट, चूंकि देखिए आप लोगों ने पोजीशन स्पष्ट नहीं की है, लेकिन मैं अपनी पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट रखती हूँ। रोहित जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड बिल्कुल है कि फॉर द टाइम बीइंग जिस तरह से रिजर्वेशन चल रहा है वो चलेगा, क्योंकि वो एज अ जो राजनीतिक पार्टी जो है और जो सत्ता में है वो मानती है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन जिस वैचारिक संघ समुदाय से हम लोग आते हैं, उस वैचारिक समुदाय का स्पष्ट मानना है, ऐसा मुझे लगता है। जब मैंने मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा था, बिल्कुल आप बोलिएगा रोहित जी, आप भी क्लियर कीजिएगा, कि जब मोहन भागवत जी ने ये बात कही थी रिजर्वेशन वाली, तो उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से कहा था कि वंचित केवल कुछ कास्ट तक सिमटे हुए नहीं है। मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ और मुझे इन भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारों में कोई अलग अलगाव नहीं दिखता। भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू रिजर्वेशन आता है। लोग खिलखिलाकर ठठाकर हंस सकते हैं, पर भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, दे शुड गो बैक टू रीड द संविधान। सबसे पहली बात तो ये है पद्मजा जी कि जब इस तरह के हम डिस्कशन में हो, फैक्ट और फिगर के साथ बात करें, लाखों लोग देखते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन जाए। रिजर्वेशन के ऊपर मैं अपना एक पोजीशन स्पष्ट कर देता हूं कि रिजर्वेशन का मतलब किसी से छीनना और किसी को देने का नहीं है। समता मूलक समाज के निर्माण की स्थापना की एक कोशिश है। उस कोशिश के बारे में जो संविधान में लिखा गया, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको विशेष अवसर दिया जाएगा। ये मतलब नहीं है कि दूसरे का अवसर छीना जाएगा। अब इस आधार पे जो है राजनीति भी होती है, लोग
सरकार में भी आते हैं, चुनाव भी बनाते हैं। इस पे यदि लोग बातचीत करना चाहते हैं तो खुली बहस कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय करने का अधिकार पार्लियामेंट को है और इस देश के सुप्रीम कोर्ट को है। इसके अलावे मैं 2 बात और कर देता हूं कि एक चीज जो बार बार व्यक्तिगत आरोप लगता है कि आपने ये किया, आप कांग्रेस से पैसा ले लिए। मेरे बारे में कह रहे थे रोहित जी कि आप खुले में शौच करते हैं। देखिए, खुले में शौच तो इस देश की बहुत सारी जनता करती है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का व्यक्तिगत लांछन हम नहीं लगाना चाहते हैं यहाँ पे, इसीलिए खत्म। तो व्यक्तिगत लांछन लगाना ठीक है, और हम ये भी हम जानते हैं कि बहुत तरीके के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ठीक है। अब हम ये स्लैंगिंग मैच नहीं शुरू करेंगे, नहीं। अब वो 2 बातें बोलेंगे, आप 4 बोलेंगे, फिर ये इट ऑल गो डाउनहिल फ्रॉम हियर। फिनिश करो। एक सवाल साहिल आपसे पूछना चाहते हैं। अभी हम डिस्कशन देख रहे थे, मुझे लगता है कि एक लिमिट के बाद सब पर्सनल अटैक पे चला जाता है। एक नहीं, सुन लीजिए। अरे ठीक है, सुन लीजिए। अच्छा, अभी सुन लीजिए एक बार। मेरा सवाल अभी फ्यूचरिस्टिक सवाल है, और मैं चाहूंगा कि आप बिना मतलब जो टिपिकल जवाब होते हैं वो मत दीजिएगा कि बिके हुए हैं पैसे देकर वगैरह, वो सब मत दीजिए। एकदम मेरा सीधा सवाल है। एक समय था कि जब लेफ्ट ऑफ सेंटर आइडियोलॉजी इस देश में युवाओं को आकर्षित करती थी, ठीक है, 60 और 70 के दशक में। तब भारतीय जनता पार्टी या संघ की आइडियोलॉजी, हम संघ की आइडियोलॉजी कहेंगे, वो एक मार्जिनलाइज्ड आइडियोलॉजी थी। आज की तारीख में सालों तक संघ के कार्यकर्ता वहां गए। अब जो भी मीन्स उन्होंने अप्लाई किए होंगे वो बात, उस पर हम डिबेट में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में ये स्थिति है, और ये हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि आज की तारीख में वो उन जगह तक पहुंच गए हैं जहां पर वो कभी पहुंचने का सोच भी नहीं सकते थे। अब आप हमको बताइएगा, आप दोनों और उसके बाद आप भी, बिना आरोप लगाए किसी पर भी, और ये जवाब चाहिए, सवाल मत पूछिएगा, कि अब आगे अगर आपको युवाओं को आकर्षित करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आप अगली पीढ़ी है। आप ये मत बोलिए आप पॉलिटिक्स में नहीं, आप है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो आप नहीं, आप राजनेता भी है, आप नेता भी है, आप जेएनयू का चुनाव लड़ चुके हैं, तो आप नेता भी है। आप सुन लीजिए अभी, तो ये आप कैसे करेंगे, आप युवाओं को कैसे आकर्षित करेंगे, एक। और दूसरा, आप दोनों जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो डेवलपमेंट मॉडल में किसी धर्म के आधार पर कानून बनाना, क्या यही भारत की अगली दिशा होगी, या प्योर डेवलपमेंट मॉडल आपका होगा? तो आप पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। एक सीधा सवाल पूछा गया है कि आप युवा हैं और इस देश को आप कैसे, जो देश की समस्या है उसका समाधान आप कैसे करेंगे। इसके बारे में मैं बार बार एक चीज रेफर करता हूं कि देश में समस्या क्या है, उस समस्या को जानना पहले जरूरी है। किससे हम जूझ रहे हैं, तभी उसके समाधान की तरफ हम जा सकते हैं। हम लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ नहीं कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपके सवाल से एग्री करता हूं कि आज यदि संघ इतने राज्यों में फैला है तो उसके लिए उसके खिलाफ लड़ने वाली शक्तियों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उनकी भी मेहनत है, उनकी जिम्मेवारी है कि उन्होंने कभी भी आरएसएस को एक वैचारिक विरोधी के रूप में स्वीकार नहीं किया, और वो कभी भी आरएसएस को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करते थे। उनको लगता था कि बस ऐसे ही 10-20 लोग हैं। आप गलत कह रहे हैं। हाँ, सुनिए, तो वो जो है वो कभी भी सीधे सीधे आरएसएस को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए। इस देश में जब ऐसा नहीं है, अगर आप इतिहास देख लें, नहीं ऐसा नहीं है। मैं इतिहास बताता हूँ। अगर ऐसा होता, नहीं इतिहास की आप बात की है ना, मैं इतिहास की बात करूंगा। फिर आपने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो जनसंघ के साथ सीपीआई और सीपीएम सरकार कैसे बनाती, अगर आइडियोलॉजिकली ऐसा समझते तो? वो तो कॉमन एनिमी के आधार पर सरकार बनाई थी ना। मैं आपको यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे कैसे जाए। सही जगह आ गए आप, कॉमन एनिमी का सवाल लाए। अब कॉमन एनिमी का सवाल यही है जो बार बार हार्दिक कह रहे हैं कि कॉमन एनिमी जो है, एनिमी शब्द ठीक नहीं है, कॉमन अपोजिशन जो है वो अगर बीजेपी है तो उसके खिलाफ क्या यूनिटी नहीं होना चाहिए? अब उसके खिलाफ यदि यूनिटी हो रही है, कांग्रेस की, लेफ्ट की, आरजेडी की, सहला की, हार्दिक की, तो उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उसको आपराधिक गति बताया जा रहा है। मेरा यह मानना है कि देश के अंदर एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ, और वो शिफ्ट खास करके 90 के बाद हुआ, जब नवउदारवादी नीतियां लागू की गई, नए तरीके का वर्ग जो है समाज में पैदा हुआ। सुधारेंगे कैसे, ठीक, आपके तरफ से कैसे लाएंगे? इसकी दो गति है। पहली इसकी राजनीतिक गति है, दूसरी जो है पॉलिसी लेवल पे, चाहे वो सामाजिक पॉलिसी हो, चाहे वो आर्थिक पॉलिसी हो, पॉलिसी लेवल पे काम करना पड़ेगा। राजनीतिक गति ये है कि सबसे पहले सारे विपक्ष के जो लोग हैं, जो
चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, जो चुनाव में हिस्सा नहीं भी ले रहे हैं, उनको एकजुट होकर के इस विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा सड़क पर, और वही सड़क की लड़ाई जो है वो संसद तक पहुंचेगी। देखिए, सवाल पूछने का मतलब ये है कि आप सुनिए, जिस तरीके से 60 या 70 के दशक में लेफ्ट आइडियोलॉजी को एक नई आइडियोलॉजी के रूप में देखा जाता था और माना जाता था कि इनके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, देश के लिए कुछ सॉल्यूशन है उनके पास, क्या आप कोई सॉल्यूशन ऑफर करेंगे? ये मेरा सवाल। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये 70 के दशक में नहीं हुआ था, कितने भी दशक में हुआ हो, लेकिन ये था ना। नहीं, ऐसे हल्के में कैसे सवाल निकाल देंगे? सवाल को ऐसे मत निकालिए। 1917 में 1917 में रूस की क्रांति हुई। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो वो लेनिन की राज्य और क्रांति पढ़ रहे थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हो या नेहरू, सब जो है उस लेफ्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। और देश में जब पहला आम चुनाव हुआ, मैं इतिहास की बात करता हूं, तो वो जो पहली अपोजिशन पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, और जनसंघ को 2 सीट आए थे, ठीक है ना, और 25 से ज्यादा सीट जो है वो तो ये 70 की बात नहीं है, 60-70 दशक की बात नहीं। 70 से तो खत्म होना शुरू हुआ। वही तो मैं पूछ रहा हूं, आप उसको रिवाइव कैसे करेंगे? 70 से तो खत्म होना शुरू हुआ। अब मैं खत्म कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए। 62 में जब चीन ने भारत के ऊपर अटैक किया, 64 में सीपीआई की जो है टूट होती है, 69 में जो है सीपीएम। मैं रिवाइव कैसे करेंगे? रिवाइव करने का सिंपल बात है, आपको हमको इस देश का जो संविधान है उसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल मान करके जिस सोसाइटी का ड्रीम देखा गया है उसमें युवाओं को बराबरी का अवसर देना पड़ेगा। इस देश के अंदर जो बड़ी कॉर्पोरेट लूट चल रही है उसके बरक्स जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, उस डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, विदाउट इफ एंड बट, लेफ्ट राइट सेंटर किए हुए एक लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे डिसीजन को डिलीवर करना, इस तरह का रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को चुनना। क्या ग्राउंड लेवल वर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा, आपको लगता है? जी एकदम। मतलब आपने जो प्रश्न पूछा उसका तो सीधा सीधा जवाब यही है कि आरएसएस ने किस तरह से काम किया है। मैं उस पर भी आऊंगी जो आपने प्रश्न पूछा है कि आप लोग क्या करेंगे, लेकिन मैं ब्रीफ में ये जवाब देना चाहती हूँ। आरएसएस ने इस देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के ना होने का या कम होने का गलत फायदा उठाया है। इस देश में कांग्रेस की सरकार बहुत टाइम तक रही। जब निजीकरण होना शुरू हुआ, बकवास क्या है मैं बोल देती हूँ, जब सुन लीजिए, ठीक है, शांति रखिए। आपके पास 28 स्टेट्स हैं, इतना नर्वस मत होइए, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं। 28 स्टेट है आपके पास। इस देश में स्कूल्स जहां पे बंद हुए, अरे भैया मेरे को आप नहीं बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ। आप शैला जी नहीं है, मैं शैला जी हूँ, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए। नहीं, जब आप बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलती हूँ। साहिल, जब हम लोग बीच में नहीं बोलते हैं, ठीक है, पहले बात सुनिए। इस देश में जो है जब से निजीकरण शुरू हुआ है, स्कूल किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब बच्चे, ये है कि वोट लेना है, सरकार वोट लेने जरूर जाएगी, लेकिन बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो ये विकास पता नहीं किस तरह से होगा, मुझे नहीं पता ये कौन सा रॉकेट साइंस है। इस चीज का फायदा उठाकर आरएसएस ने जगह जगह शाखा लगाई और बहुत बढ़िया काम किया। मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहती हूँ, मिठाई भी खिला दीजिएगा। लेकिन जब आप पूछते हैं कि हम लोग कैसे इसको काउंटर करेंगे, मैं बहुत हम्बली पहले बात करती हूँ। हम लोग एकदम जो है, हम लोग अपना ग्राउंड सिचुएशन समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग किस मुद्दे के लिए खड़े होते हैं, लोग किसको वोट दे रहे हैं, सब कुछ हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ से जब शुरुआत करनी है तो हमें लगता है सबसे जो बड़ी चीज, इफ वी कैन ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल, वी एज यंग पीपल, इफ वी कैन ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल, इट इज ऑनेस्टी। मुझे लगता है एक नया मॉडल हम लोग पॉलिटिक्स का दें, जिसको मैं कहती हूँ नो नॉनसेंस एंड नो बुलशिट मॉडल। ठीक है, 1 सेकंड, मैंने अभी फिनिश नहीं किया है। नहीं भैया, मैंने अभी फिनिश नहीं किया है। नहीं, 1 सेकंड, आई हैवंट फिनिश्ड। हम लोगों को इस देश में, हम लोगों को इस, नहीं संघ से नहीं, अभी मैं जवाब दे रही हूँ, आप नहीं, अभी मैं जवाब। एक मिनट, अभी एक संक्षेप में खत्म कर दिया फिर। जी, हम लोगों को इस देश में सबसे पहला जो सबसे अर्जेंट क्रांति की जो नीड है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पंचायत के पास, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में पावर नहीं है, उनको फंड नहीं डिवॉल्व किया जाता है। सबसे पहला काम जो करना है, आप इतनी नर्वस मत होइए मैम, आप इतनी नर्वस नहीं। नो, आई एम रोलिंग आउट माय मैनिफेस्टो। नोबडी, नहीं, आई एम रियली सॉरी। आप लोग ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर वाद विवाद किया है, पर हाँ, यहाँ कोई लिंच बॉब मेंटालिटी नहीं होगा। बट
मोहम्मद अयूब के लिंच की बात क्यों नहीं करते? Okay, मोहम्मद अयूब खान के लिंच की बात क्यों नहीं करते? Okay, मोहम्मद अयूब खान के लिंच अच्छा की बात क्यों? मोहम्मद ओके मोहम्मद अयूब नहीं खान नहीं के नहीं लिंच हम किसी का एंडोर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. जो भी पर्सनल स्टेटमेंट शुभराज था. Thank you very much for joining. Thanks everyone who has joined us. We're really out of time and out of battery, but we will carry this forward as well when we have more time. For the time being, thanks very much for joining us on Facebook.